राजीव और रोहित दोनों भाई अपनी अपनी मेहंदी को लेकर झगड़ा कर रहे थे कि किसकी मेहंदी ज्यादा अच्छी रची है। तभी उनका छोटा भाई मुकेश गुनगुनाते हुए घर के अंदर आता है। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। छी 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 मुकेश, तुझे शर्म भी नहीं आया क्या? हैं? ये कैसा गाना गा रहा है आजकल तू? अब पागल हो गया क्या? अपने बड़े भाइयों के आगे इस तरह का गाना गा रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? सो व्हाट भैया, मैं तो बस ये गाना गाने वाला हूँ। आप लोग तो कल शादी करके यही करेंगे ना? फिर वो ज्यादा चीप होगा या फिर ये? बिगड़ गया ये लड़का है। हमसे ऐसी बातें बोलने में इसको शर्म नहीं आ रही है? चल यहाँ से, भाग यहाँ से, वरना मम्मी और पिताजी से तेरी शिकायत कर दूंगा मैं अभी। भैया भैया छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। भैया देखना, कल रात को आप लोग ऐसे ही आवाज निकालेंगे। लग रहा है तू आज मेरे हाथ से चप्पल खाकर ही जाएगा यहाँ से, हैं? ऐसे नहीं जाएगा। रोहित अपने पैर से चप्पल उतार कर उसे दो चार चप्पल लगाता है और मुकेश वहां से 9-2-11 हो जाता है। अगले दिन दोनों भाई अपनी शादी के घोड़ी पर चढ़ते हैं और शादी के मंडप पर पहुंचते हैं, जहां धूमधाम से दोनों की शादी दो बहनें पायल और पूजा से हो जाती है। फिर सास मधुबाला अपनी दोनों बहुओं का स्वागत बड़े प्रेम से करती है। आओ आओ मेरी घर की लक्ष्मियों, इस घर में तुम दोनों का स्वागत है। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों जो आ गई हो, रखोगी ना तुम अपने ससुराल का ध्यान? जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ माँ जी, हम दोनों बहनें मिलकर घर में सबका ख्याल रखेंगे। एक बात और बहू, हमारा घर थोड़ा छोटा है तो तुम चारों को एक कमरे में ही सोना पड़ेगा। वो क्या है ना, मैं और तुम्हारे बाबूजी और ये दोनों बच्चे, हम सभी आंगन में सोते हैं। एक कमरा रसोई बाथरूम, ये आंगन ही है। इस घर में तो थोड़ा तुम एडजस्ट करना। क्या सिर्फ एक कमरा? और उसमें हम चार, हम कैसे रहेंगे? भाभी आप दोनों अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद वो चारों नैना के पीछे चले जाते हैं। भाभी ये देखिए, एक तो ये नीचे बेड है और एक ऊपर छज्जा है। अगर आप में से कोई चाहे तो ऊपर भी सो सकता है, बाकी अगर आप लोग चाहे तो नीचे भी एक साथ एडजस्ट हो सकती है, बीच में पर्दा लगाकर। इससे आप लोगों को एकांत मिल जाएगा। बहन ये कैसा एकांत है? आप क्या कर सकते हैं, जो है वो तो मानना ही पड़ेगा ना। मैं एक काम करती हूँ, मैं ऊपर राजीव जी के साथ चली जाती हूँ और तू और देवर जी नीचे बेड पर ही सो जाना, जैसा आप कहें। अरे भाभी, आप दोनों क्या खुसुर पुसुर कर रही हैं? कुछ नहीं ननन जी। तो बताओ बहू, आप कोई दिक्कत है? हाँ नहीं नहीं माँ जी, भला हमें क्या दिक्कत होगी? तो ठीक है, फिर तुम लोग आराम करो। ऐसा कहने के बाद मधुबाला अपने पूरे परिवार के साथ उस कमरे में चली जाती है। घर के बाकी लोग भी अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। वहीं दोनों बहू बेटे अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। उन्हें बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि तभी कुछ देर बाद पायल राजीव से कहती है, अजी सुनिए ना, मुझे जगह नहीं मिल रही, थोड़ा उधर हो जाइए ना। अरे अब मैं उधर कहाँ हूँ? उधर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है ना। यार ऐसे तो लेटा नहीं जा रहा, फिर हम कैसे अपनी सुहागरात मनाएंगे? देखते हैं जाने मन। अभी वो दोनों इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी पायल की चीख निकल जाती है। आ, आ, चूहा, चूहा, यहाँ चूहा है, बचाओ। ऐसे चीखते हुए पायल धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे दीदी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ हाँ, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं पूजा, राजीव जी, चोट तो नहीं आई, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। ऊपर चूहा है और तुम्हें तो पता है कि मुझे चूहे से घिन आती है। तो ठीक है दीदी, आप भी हमारे साथ नीचे ही लेट जाइए। पर कुछ नहीं दी, मैं एक काम करती हूँ, हम दोनों के बीच में एक पर्दा कर देती हूँ, जैसा सासू माँ ने कहा था। पूजा की ये बात सभी को अच्छी नहीं लगती है और उसके बाद वो दोनों एक पर्दा कर लेते हैं और एक तरफ पूजा अपने पति के साथ होती है तो दूसरी तरफ पायल अपने पति के साथ। कुछ देर बाद, अरे यार थोड़ा आराम से, तुम्हारा पिन मुझे चुभ रहा है। अरे अब मैं क्या करूं? उनकी आवाज सुनकर पूजा कहती है, देख रहे हो,
वो लोग चालू भी हो गए और तुम यूं ही पड़े हो। अरे जाने मन, एक बार मैच शुरू हो गया ना तो फिर तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा कि मेरे ऑन ऑफ का बटन नहीं होता है। मैं हूं ना तुम्हारी बटन। नॉटी कहीं की। वो दोनों कपल अपने अपने साइड में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को पैर से टच कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके बीच का पर्दा नीचे गिर जाता है और वो जोर से चीख पड़ती है, भाभी आप। शिव 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 शिव, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। वो लगा मुझे कि ये राजीव जी का पैर है। ये भगवान, तुम भी ना, एक तो बिस्तर भी एक ही है और हम। यार थोड़ा कंट्रोल करो मेरे भाई उधर। अरे मुझे क्या पता था भाई है उधर, आपको तो इधर सोना चाहिए ना। सॉरी भाभी, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई नहीं। इसके बाद वो दोनों भाई वहां पर फिर से पर्दा लगा देते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उन्हें नींद आ जाती है और अगले दिन सुबह उठकर दोनों बहनें घर का काम करके घर वालों को चाय नाश्ता परोसती हैं। इतने में नंद कंधे से धक्का मारकर पायल से कहती है, क्या बात है भाभी, रात को क्या हुआ? बड़ी आवाज आ रही थी। मुझे बुआ बनाने की खुशखबरी देने वाली हो ना? चुप कर बेशरम, वो तो शुक्र है तेरे बाबूजी खाकर खेत पर चले गए। थोड़ी जगह देखकर बात किया कर। ठीक है माँ, मैं चुप हो जाती हूँ, पर आप भी तो दादी बनना चाहती है ना, अंदर ही अंदर। हाँ हाँ वो तो है। दादी? वो तो तब बनेंगी ना जब हम अकेले पति के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। वो तो ये लोग होने नहीं देंगे एक ही कमरे के अंदर। बहन मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, पर चिंता मत कर, एक दिन हमें प्राइवेसी मिल ही जाएगी। मैं समझ सकती हूँ तेरी भावनाओं को। हाँ दी। और भैया आप दोनों इतने शांत क्यों हैं? आप दोनों को कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे दोस्त रविंदर से पूछ सकते हैं, अभी अभी उसकी शादी हुई है। मुकेश के बच्चे चुप हो जाओ वरना अभी यहीं पर मारूंगा। हाजी आज ट्राई करते हैं। उधर दोनों बहुएं अभी कल की बीती रात की बात भूली नहीं थी। वो चारों एक ही बिस्तर पर सोने की कोशिश करते हैं पर नाकाम हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ रातें उनकी इसी परेशानी में चली जाती है, जिससे दोनों बहुएं चिड़चिड़ी सी हो जाती है। और शाम को जब मधुबाला उन्हें अपने पास बुलाती है तब, बहू मैं कब से बुला रही हूँ, तुम दोनों में से कोई नहीं सुन रहा। क्या बात है? कोई बात नहीं है, बताइए आपको क्या काम निकलवाना है? यही तो काम बचा है। हमारी तो कोई जिंदगी ही नहीं बची अपने पतियों के साथ। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा सरदर्द था, माफ कीजिएगा आप। ये बोलकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। शाम को दोनों बहनें अपने अपने पतियों से बात करती हैं। अजी देखिए, हमारी नई नई शादी हुई है। हम दोनों बहनें ये सोच रही हैं कि हमें आपके साथ कुछ प्यार के लम्हे बिताने हैं। तो क्या आप लोग के दिमाग में ये बातें नहीं आती है? ऐसे एक कमरे में भला क्या होगा? हाँ भैया, मैं पूजा की बात से सहमत हूँ। बातों को तो समझ मैं भी रहा हूँ, लेकिन घर वाले बस ये समझ ही नहीं रहे हैं। क्या करें हम लोग, बताओ। ठीक है फिर, अब एक ही तरीका है, पैसे जमा करके अपना बाहर हनीमून सेलिब्रेट कर लेते हैं। पहले हम दोनों चले जाते हैं, फिर तुम दोनों चले आना। और कुछ महीने तक घर वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब ये हमारे बारे में नहीं समझ सकते तो हम क्यों समझे? हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। इसके बाद अगले महीने दोनों जोड़े अपने अपने पैसे जमा करके अपने घर वालों से हनीमून का ट्रिप बता करके वहां से निकल जाते हैं। और वहीं मधुबाला को घर का खर्च चलाने के लिए काफी दिनों तक कोई पैसे नहीं देता। वहीं दोनों जोड़े गोवा जाते हैं और मस्त घूमते फिरते और डिनर करते हैं और प्राइवेट टाइम स्पेंड करके वापस अपने घर आ जाते हैं। जहां आते ही मधुबाला उनसे कहती है, राजीव, रोहित, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? देख रही हूँ कुछ समय से अजीब बर्ताव कर रहे हो और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे भी देकर नहीं गए। घूमने चले गए, अपने माँ बाप को बताना जरूरी भी नहीं समझा। जब तुम दोनों ऐसे हो तो बहू को मैं क्या ही बोलूं? तो हम दोनों बहू भी क्या बोले माँ जी? आप लोगों ने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वही तो, आप लोगों ने कभी हमें समझा ही नहीं।
और जो हमने किया वो सोच समझ कर किया है। माँ, आपको अपने पोते पोती चाहिए, पर उसके लिए नए जोड़ों को एकांत समय भी तो मिलना चाहिए ना। ऐसे में तो ना हम रह पा रहे हैं और ना पायल और पूजा। वही तो, ऐसा डिस्टरबेंस तो खेत में भी नहीं होता, लेकिन इस कमरे के एक बिस्तर पर जरूर थे। मधुबाला, चारों बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी नई नई शादी हुई है और हमारे छोटे से घर में उन्हें वो वक्त नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए। अब समय आ गया है कि हम इस घर को बनवा लें। हाजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दो तुम बच्चों। कोई बात नहीं माँ जी, आपने हमारी बात को सुना समझा, यही बहुत है। ये अब तो मुझे भी नया कमरा मिलेगा, घर बनेगा तो। और फ्यूचर में मेरी भी तो पत्नी आएगी। हाँ? मुकेश की बात सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। कुछ वक्त में दोनों भाई मेहनत करके घर को दोबारा बनवा लेते हैं और अब सबको अपना अपना प्राइवेट कमरा मिल जाता है। माँ, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? राम राम राम, ये नाश पीटी करम जली हर बार ऐसा ही करती है। अब टोक दिया ना, अब पता नहीं सफर कैसा जाएगा। सही कह रही हो माँ आप। अब हम क्या कर सकते हैं? चलो अब जल्दी करो, पिताजी बहुत देर से बुला रहे हैं। और वैसे भी मैंने पिताजी को ये बता दिया कि पूनम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो हमारे साथ नहीं जा रही। बिल्कुल सही कहा बेटी तूने। और हाँ, कहीं तूने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो तू जानती है कि तेरा हाल क्या होगा। जी माँ जी। ऐसा कहकर सुमित्रा और काजल वहां से शादी में चली जाती है और वहीं पूनम पूरा दिन घर में साफ सफाई करने में लगी रहती है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं था, बल्कि अक्सर पूनम के साथ ऐसे ही घर में नौकरों वाला व्यवहार होता था। दरअसल पूनम और काजल सौतेली बहनें थी। जब पूनम छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पूनम की देखभाल के लिए महेंद्र ने सुमित्रा से शादी कर ली थी, पर असल में सुमित्रा और काजल को पूनम फूटी आंखों में भी नहीं सुहाती थी। एक दिन की बात है। महेंद्र जी, पूनम बिटिया बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। आपको नहीं लगता उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है? ऐसे जवान बेटी को घर में बैठाए रखना हमें शोभा नहीं देता। जमाना तो यही कहेगा ना कि सौतेली माँ है इसलिए बड़ी बेटी की शादी नहीं कर रही। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम गलत सोच रही हो। देखो, हम जमाने की वजह से अपनी बेटी को नर्क में तो नहीं झोंक सकते हैं ना। हैं? तुम्हारा कहना भी ठीक है कि हमें शादी पूनम बिटिया की कर देनी चाहिए, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिले तब तो। अरे ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो वैसा करो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे गांव में जाना है, कुछ काम है। ऐसा कहकर महेंद्र वहां से चला जाता है। तभी वहां पर काजल आकर अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुम कब से पूनम को अपनी बेटी मानने लगी और इसका इतना ख्याल रखने लगी? अरे मेरी गुड़िया, तू मेरी चक्रव्यूह को नहीं समझ पाएगी। तुझे तो पता है ना कि हमें तेरे पापा के सामने पूनम के प्रति अच्छे बनने का ढोंग करना पड़ता है, और अगर ऐसा हम ना करें तो ये सारी जमीन जायदाद धन संपत्ति तेरे पिता उस पूनम के नाम पर कर देंगे। और अगर हमने उसे इस घर से नहीं भगाया तो भी ऐसा होने का पूरा संभव है। इसीलिए मैंने उसे इस घर से भगाने का एक अच्छा उपाय सोच लिया है। मैंने उसके लिए एक रिश्ता देखा है। अरे वाह माँ, आप तो सच में शकुनी से भी ज्यादा तेज निकली। वैसे क्या माँ पूनम का रिश्ता अच्छे घर में करवाओगी? पूरी बात सुन तो सही। देख, बगल वाले गांव में मैंने एक रिश्ता देखा है। माँ बेटे रहते हैं सिर्फ घर पर, बड़ा जरूर है लेकिन पूरा घर टूटा फूटा है। सुना है किसी जमाने में थे ठीक ठाक हैसियत वाले लोग, लेकिन अब तो हालत खराब है उनकी। लड़का शहर में रहकर कोई छोटा मोटा काम करता है तो बस अपने टूटे फूटे ससुराल में सास की सेवा में ही निकल जाएगी इसकी जिंदगी। ये सही है, तो फिर देर मत करो माँ, इससे पहले कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। वैसे माँ, पिताजी को आप कैसे मनाएंगी? वो सब तो मुझ पर छोड़ दे। वैसे भी तेरे पिताजी कल किसी काम से शहर जा रहे हैं, हम कल ही लड़के को देखने के लिए जाएंगे। फिर अगले ही दिन सुमित्रा और काजल बगल के गांव में चले जाते हैं। वहां एक बड़े लेकिन एकदम टूटे फूटे घर के सामने एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। सुनिए, आप ही यशोदा जी हैं?
हाँ बताइए, क्या काम है? दरअसल पंडित जी ने हमें बताया था कि आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये मेरा बेटा आलोक है। आलोक बेटा, जरा जा नाश्ते पानी का इंतजाम तो कर। यशोदा सुमित्रा और काजल को घर के अंदर ले जाती है, जहां टूटे फूटे सोफे पर बैठते हुए सुमित्रा और काजल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद, ये है मेरी बड़ी बेटी पूनम, इसी का रिश्ता लेकर आई हूँ मैं। अरे वाह, आपकी बड़ी बेटी तो बहुत सुंदर है। अच्छा सुनिए, हम आपसे कोई दहेज नहीं लेंगे। हम देंगे भी नहीं। आपकी हालत देखकर ही तो हम ये रिश्ता लेकर आए हैं। असल में मेरे पास भी दहेज देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। अच्छा, तो फिर आप 1-2 दिन का हमें समय दीजिए, हम आपको सोचकर बताते हैं। इसके बाद काजल और सुमित्रा वहां से जाने लगती है और वहीं दरवाजे के बाहर पहुंचने के बाद, सही है माँ, यही करवा दो पूनम की शादी। हालत देखिए आपने इनकी, हर सामान टूटा फूटा था, बिल्कुल फटीचर की तरह, जिंदगी भर रोती रहेगी। हाँ, और दहेज की भी कोई टेंशन नहीं है, और तेरे पिताजी को भी इन बातों का कुछ भी पता नहीं लगने वाला। कुछ समय बाद ही एक समारोह में पूनम और आलोक की शादी हो जाती है और फिर शादी के बाद, मुबारक हो सुमित्रा जी, अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं। ठीक है ठीक है, हमने आपको अपनी लड़की दे दी, अब आप इसे ले जाइए और तू जा अपने ससुराल में जाकर राज कर। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हमारा कोई तुमसे रिश्ता नाता नहीं, समझी तू? और कोई भी बात तेरे पिताजी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात भी तू अपने दिमाग में डाल लियो, नहीं तो तू जानती है मुझे। सुमित्रा की बात सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सुनकर यशोदा भी हैरान रह जाती है। फिर शादी के 2 दिन बाद, पूनम बहू, आज तेरी पहली रसोई थी ना? हमारे पास गैस चूल्हा तो है नहीं, तो तुझे मिट्टी के चूल्हे पर ही। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं खाना बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छी बात है बेटा, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आप रहने दीजिए ना मम्मी जी, मैं सब कर लूंगी। अगर मेरे आने के बाद भी आपको काम करना पड़े तो मेरे आने का क्या फायदा? अच्छा, तू कोई जादूगरनी है क्या? और सुन, मुझे ये ना मम्मी जी मत बोल। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ, तो तू प्यार से मुझे माँ बोलना, ठीक है? और उसी दिन से पूनम को सास के रूप में माँ मिल जाती है। और हर गुजरते दिन के साथ अब पूनम काफी खुश रहने लगी, क्योंकि उसकी सास और उसका पति आलोक दोनों ही उसका बहुत ख्याल रखते थे और दोनों ही उससे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन, माँ मुझे अब रोज फैक्ट्री जाना होगा, वरना बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। आहा, वो तेरा मालिक बड़ा खड़ूस है ना, कहीं तुझे नौकरी से ना निकाल दे। तू तैयारी कर, मैं और पूनम तेरे लिए अभी खाना बना देते हैं। इसके बाद यशोदा और पूनम रसोई में आ जाती है। वो झटपट से चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी पूनम ने हिचकिचाते हुए पूछा, माँ, ये फैक्ट्री में क्या करते हैं? वो बहू गोदाम में आए हुए सामान को उतारने का काम करता है। थोड़ा बहुत पड़ जाता तो शायद आलोक को और अच्छी नौकरी मिल जाती। कोई बात नहीं माँ, अब जो है वही अच्छा है। अच्छा माँ, आलोक जी शहर जाएंगे कैसे? पहले यहाँ से पैदल बस स्टॉप जाएगा, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़कर शहर चला जाएगा। पर माँ, यहाँ से बस स्टैंड तो पूरे 5 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर तक पैदल जाएंगे? हाँ बहू, अब इतना तो करना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर पूनम को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह वो जल्दी तैयार हुई और बिना अपनी सास को बताए घर से निकल गई। शाम तक यशोदा उसे ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं मिली। वो सुमित्रा के घर भी गई, लेकिन सुमित्रा को पूनम के जाने की खबर सुनकर और खुशी हुई। फिर शाम को अचानक से यशोदा को अपने घर के बाहर एक मोटरसाइकिल की आवाज आई। यशोदा ने देखा तो पूनम बिल्कुल नई बाइक पर बैठी हुई थी और बाइक कोई और आदमी चला रहा था। बस बस भैया, यही मेरा घर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाइए, नहीं तो शहर की आखिरी बस भी छूट जाएगी। पूनम, कहाँ थी तू अभी तक? और ये आदमी, ये कौन था?
माँ जी देखिए ना, मैंने आलोक जी के लिए नई बाइक खरीदी है। अब उन्हें पैदल चलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो आदमी, वो इस बाइक को पहुंचाने के लिए आया था, बस। हैं? पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो माँ, मेरा मंगलसूत्र था ना, उसे मैं बैंक में गिरवी रख दिया। साथ ही पिताजी ने मेरे नाम पर कुछ फिक्स डिपॉजिट करवा रखे थे, उसी को तुड़वाकर इस बाइक को लेकर आई हूँ। तो पागल हो गई है क्या? वो तेरा मंगलसूत्र तेरी माँ की आखिरी निशानी थी। इसीलिए तो गिरवी रखा है माँ, बेचा नहीं है। और आप फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी कमाऊंगी। मैं सिलाई करना अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कपड़े सिला करूंगी, फिर आप देखना, मैं और आलोक जी मिलकर पहले मेरा मंगलसूत्र छुड़वाएंगे और फिर हमारे टूटे फूटे घर को भी एकदम बढ़िया सा घर बना देंगे। वक्त लगेगा पर सब हो जाएगा, मुझे यकीन है माँ। फिर जो हुआ वो देखकर पूनम पूरी है। ये सुनते ही यशोदा ने अपने संदूक से एक स्मार्टफोन बाहर निकाला और उससे आलोक को कॉल किया। कर पूनम पूरा है। हाँ माँ, सब ठीक तो है ना? आपने फोन क्यों निकाला? अब कोई जरूरत नहीं है सब ड्रामे की, तू जल्दी से गांव आ जा। पूनम ये सब सुनकर हैरान थी, पर अभी तो बहुत कुछ बाकी था। कुछ देर बाद एक लंबी सी कार घर के बाहर आकर रुकती है। ड्राइवर ने गेट खोला तो पीछे की सीट से आलोक निकला, जो सूट बूट में था। ले, मिल अपने असली पति से, आलोक सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्री के इकलौते मालिक। अरे पगली, ये घर तो हमारा पुश्तैनी घर है। हम तो शहर में अपनी शानदार कोठी में रहते हैं, यहाँ तो बस कभी कभी चूल्हे की रोटी खाने आ जाते हैं। और तुम्हारी माँ को लगा कि यही तेरा असली ससुराल है, एकदम गरीबों वाला। पर आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? उस दिन हमने तुम्हारी माँ और बहन की बातें सुन ली थी और तभी माँ ने यह तय कर लिया था कि मेरी शादी होगी तो बस तुमसे। लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि कहीं तुम अपनी माँ और बहन जैसी तो नहीं हो। और फिर तुमसे मिलने और तुम्हें समझने के बाद हम ये भी समझ गए कि अगर हमारी सच्चाई तुम्हारी माँ को पता चल गई तो वो किसी भी हाल में ये रिश्ता नहीं होने देगी। और हाँ, शादी के बाद भी हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास जगाना चाहते थे। हाँ देखा, आज हम कामयाब हो गए। ये सब जानने के बाद पूनम बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपने परिवार के साथ अपने असली ससुराल में जाने के लिए निकल पड़ी। ये था किस्मत का खेल, जो रास्ते में सुमित्रा और काजल का सामना हो गया। और सारी सच्चाई जानने के बाद वो दोनों भी अपनी नजरें नहीं उठा सकी और वहां से चुपचाप चली गई। अब पूनम को अपना महलों जैसा ससुराल भी मिल गया था और वो बहुत खुश थी। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।